नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और पिक्सल स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर परियोजना से फसलों का मानचित्रण करने, फसलों के विभिन्न चरणों के मध्य अंतर करने, फसलों के स्वास्थ्य की निगरानी और मृदा जैविक कार्बन आकलन में मिलेगी मदद। देश में बागवानी उत्पादन वर्ष 2022-23 में 1% बढ़कर रिकॉर्ड 35 करोड़ टन से अधिक होने का अनुमान। फल एवं सब्जियों के उत्पादन में हुआ इजाफा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों और वैज्ञानिकों के प्रयासों को दिया रिकॉर्ड उत्पादन का श्रेय। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने नई दिल्ली में नई दवाओं और टीकाकरण प्रणाली के लिए नंदी ऐप का किया उद्घाटन। अपने संबोधन में रुपाला ने कहा कि इस ऐप से देश के मवेशियों का टीकाकरण करने और मोबाइल वेटनरी यूनिट देने से पशुपालन क्षेत्र में आएगा बहुत बड़ा परिवर्तन। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का आयोजन। केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के वस्त्र उद्योग का दुनिया में बढ़ रहा है मान सम्मान। उद्योग को और ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रयास जारी। और अब समाचार विस्तार से। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने पिक्सल स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। MNCFC के निदेशक CS मूर्ति ने भारत सरकार की ओर से MOU पर हस्ताक्षर किए, जबकि पिक्सल स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का प्रतिनिधित्व अभिषेक कृष्णन चीफ ऑफ स्टाफ ने किया। इसका लक्ष्य पिक्सल के हाइपर स्पेक्ट्रल डेटा सेट का उपयोग करके भारतीय कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए निशुल्क आधार पर विभिन्न भूस्नातनिक समाधान विकसित करना है। ये परियोजना फसल मानचित्रण, फसलों के विभिन्न चरणों के मध्य अंतर करने, फसल स्वास्थ्य निगरानी और मिट्टी के कार्बन के आकलन पर केंद्रित विश्लेषणात्मक मॉडल विकसित करने के लिए पिक्सल के पथ खोजी उपग्रहों से प्राप्त हाइपर स्पेक्ट्रम डेटा के नमूनों का लाभ उठाने पर केंद्रित है। फल एवं सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के कारण देश में बागवानी उत्पादन वर्ष 2022-23 में 1% बढ़कर रिकॉर्ड 35.09 करोड़ टन होने का अनुमान है। पिछले वर्ष बागवानी फसलों का उत्पादन 34.72 करोड़ टन रहा था। कृषि मंत्रालय ने कल बागवानी फसलों के रकबे और उत्पादन का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रिकॉर्ड उत्पादन का श्रेय किसानों और वैज्ञानिकों के प्रयासों के अलावा केंद्र सरकार की अनुकूल नीतियों और राज्यों के सहयोग दिया। वर्ष 2022-23 में फलों का उत्पादन 2021-22 के 10.75 करोड़ टन से बढ़कर 10.77 करोड़ टन होने का अनुमान है, जबकि सब्जियों का उत्पादन 20.91 करोड़ टन की तुलना में बढ़कर 21.25 करोड़ टन होने का अनुमान है। वर्ष 2022-23 में आलू का उत्पादन पिछले वर्ष के 5.62 करोड़ टन से बढ़कर 5.97 करोड़ टन होने का अनुमान है। वर्ष 2022-23 में टमाटर का उत्पादन पिछले वर्ष के 2.07 करोड़ टन से थोड़ा घटकर 2.06 करोड़ टन रहने का अनुमान है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने दिल्ली में सोमवार को नई दवाओं और टीकाकरण प्रणाली के लिए NOC अनुमोदन नंदी ऐप का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस ऐप से देश के मवेशियों का टीकाकरण करने और मोबाइल वेटनरी यूनिट देने से पशुपालन क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। पूरे देश के मवेशियों को वैक्सीनेशन करने का और मोबाइल वेटरनरी यूनिट देने का, ये दो निर्णयों से भारत के पशुपालक
और पशुधन क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आने की संभावनाएं हैं। और एक प्रकार से मैं ये कहूँ तो भारत सरकार की ओर से देश के सारे पशुओं के ऊपर अपना लक्ष्य भी हुआ और सारे पशुपालक व्यवसाय को भारत सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। इसके चलते अब सारे देश के पशुपालन क्षेत्र के हेल्थ का एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया है और इसी कॉन्सेप्ट को और मजबूती देने के लिए ये नंदी पोर्टल बहुत ही एक साधन के रूप में काम में आएगा। ग्रेटर नोएडा में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का आयोजन किया गया। गर्मी के मौसम के लिए मेला हर साल जून के अंतिम दिनों में आयोजित किया जाता है। ये मेला भारतीय परिधान निर्यात उद्योग के लिए अग्रणी मेले में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है और ये एशिया के सबसे बड़े परिधान मेले में से एक है। मेले का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के वस्त्र उद्योग का दुनिया में मान सम्मान बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस उद्योग के सभी हितधारकों से सरकार का विमर्श जारी है और इस उद्योग को विश्व के फलक पर और ऊंचाई प्रदान की जाए। भारत का जो वस्त्र उद्योग है, टेक्सटाइल सेक्टर, उसने भारत का मान और सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया है। जो प्रधानमंत्री जी ने 5F की बात की थी, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, एक प्रकार से हमारे वस्त्र क्षेत्र के सभी स्टेक होल्डर्स ने इसको अपनाया है। सरकार ने भी 7 जो पीएम मित्र के पार्क्स मंजूरी दी है, उसमें भी तेजी से वृद्धि हो रही है। तेलंगाना सरकार ने राज्य के किसानों को खरीफ मौसम के लिए रायतू बंधु योजना के तहत वित्तीय सहायता देना शुरू कर दी है। इस योजना में किसानों को 72,900 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। वाराणसी के एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर दूर करखियाव में मल्टी पैक हाउस का लोकार्पण प्रधानमंत्री ने अपने पिछले वाराणसी दौरे में किया था। इस समारोह में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे थे। उन्होंने पैक हाउस में सजे कृषि उत्पाद के स्टॉलों को देखा और फिर 3 कंटेनरों को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिन कंटेनरों में बनारसी लंगड़ा आम और गाजीपुर की हरी मिर्च भेजी गई। इस पैक हाउस के संचालन समारोह पर उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में बताया कि कैसे दोनों सरकारों का काम किसानों की आय को बढ़ा रहा है। सूर्य प्रताप शाही जी हैं उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री। एक्सपोर्टर लोग बता चुके हैं कि इसका कितना फ़ायदा है पैक हाउस का। आप कितना किसानों के लिए कितना लाभ देखते हैं इस पैक हाउस? देखिए, इसका लोकार्पण तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी पिछले दिनों वाराणसी के दौरे पर किया था, किंतु ये फंक्शनल नहीं हो पाया था और आज यहाँ से लगभग 40 मेट्रिक टन 35 मेट्रिक टन के करीब मिर्च और 6-8 मेट्रिक टन आम यहाँ से जो है वो रवाना किया जा रहा है दुबई और गल्फ कंट्रीज को। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा यहाँ से उसके कंटेनर अभी जाएंगे और ये आज यहाँ से जा रहा है। योगी जी की सरकार आने के बाद और मोदी जी की सरकार आने के बाद इस बात के प्रयास हुए और उसका परिणाम यह है कि पिछले साल 550 मेट्रिक टन से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है यहाँ से वो एक्सपोर्ट हुए हैं। गल्फ को भी हुए हैं, लंदन को भी हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया को भी गए हैं और हांगकांग को भी गए हैं। तो ये प्रयास होने के कारण ये आवश्यकता महसूस की गई कि हमको फैसिलिटेशन देने की ज़रूरत है कि जिससे उनकी पैकिंग, उनकी ब्रांडिंग, उनकी ग्रेडिंग और उनको जिस टेम्परेचर में जाना और जो वहाँ के मानक हैं उसके हिसाब से हम पूरा कर सकें, जिससे कि वो हमारे माल रिजेक्ट ना हो। तो 2027 तक हम अपना एक्सपोर्ट लगभग 47,000 करोड़ रुपए तक का कर सकें। पिछले दिनों जो 2022-23 में हमारा एक्सपोर्ट हुआ है वह 18,500
900 करोड़ रुपए के करीब का हुआ है, यानी लगभग 19,000 करोड़ रुपए के हुआ है। हमारी ये कोशिश होगी कि 2 साल के भीतर हम उसको 25,000 करोड़ रुपए तक उसको पहुंचाएं। कि जिक्र किया कि डबल इंजन की सरकार है, तो केंद्र सरकार तो मदद कर ही रही है। उनका ये कहना है कि अगर ये हर जिले में पैक हाउस बने तो इससे हम लोगों को, एक्सपोर्टर को भी सहूलत हो जाएगी और किसानों को भी। जो कुछ भी लगता है या कोई उद्योग लगता है तो उसकी वाइबिलिटी को देख करके लगाई जाती है। हर जिले में यदि हम लगा देंगे तो उसके उतना कारोबार नहीं होगा, तो वो सारा लॉस में जाएगा और जा करके कबाड़ा हो जाएगा। हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि उसकी है किसान को उसके लिए जागरूक करें, एफपीओ को जागरूक करें, उस तरीके का वो माल तैयार करें और हम करें। पहला हम लोगों ने लखनऊ में और सहारनपुर में शुरू किया। प्रयास होगा सरकार का, और डबल इंजन सरकार का प्रयास भी दिख रहा है। एपीडा ने, जैसा कि बताया मंत्री जी ने, कि एक जिले में ज़मीन भी ले ली है। ये पैक हाउस आज से फंक्शनिंग हो गया है, तो किसानों को लाभ मिलेगा इसका। लगातार इस तरह के प्रयास होंगे और किसानों को जागरूक करने के भी प्रयास किए जाएंगे। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर रिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, करखियाओं, वाराणसी। और डीडी न्यूज से खास बातचीत में आम के बगीचे के मालिक ने बताया कि कैसे दोनों सरकारों का काम किसानों की आय बढ़ा रहा है, और साथ ही साथ बनारसी लंगड़ा आम की विशेषता के बारे में भी उन्होंने बताया। इस बगीचे में कितने लोगों को आपने रोजगार दे रखा है और किस किस तरह के आम हैं जो प्रसिद्ध हैं यहाँ पे? और ये बाग हम 5 साल से कमा रहे हैं। इसमें जितनी बढ़िया क्वालिटी हमको मिली, अभी बहुत से बाग में कमाए, इतनी बढ़िया क्वालिटी नहीं मिली। इसमें 1 नंबर दूधिया लंगड़ा है, चौसा दूधिया है, इसमें बम्बई है दूधिया, मतलब बहुत बढ़िया फल इसका है। जो लोग अगर एक बार खा लेते हैं वो बार बार प्रयास करते हैं खाने का। लाल जी, कितने लोगों को आपने काम दे रखा है और किस तरह का काम करते हैं वो लोग? अगोरदार कम से कम 30 रखे हैं और तोड़ने वाले 50, कम से कम 80 आदमी रखे हैं। मैं आनंद सिंह इस बगीचे का काफ़ी सालों से देख रेख कर रहा हूँ, और अभी पिछले साल से हमको पता चला था, लेकिन पूरी न्यूज़ हमको नहीं पता चला था। तो अब इस बार हमको पता चला है कि इसका विदेशों में बढ़िया हमको मिलेगा फ़ायदा इससे ज़्यादा। तो इधर के व्यापारी को मैं अब नहीं देना चाहता हूँ, तो अब जागरूक हो गया हूँ। तो मैं नेक्स्ट ईयर से, मतलब अगले साल से, मैं खुद अपना और अपने यहाँ के आदमी अगल बगल जो मेरे यहाँ काम के लिए बाहर जाते हैं उनको कम से कम 4 महीने का मैं यहाँ दूंगा, तो काम मेरे यहाँ करेंगे, अच्छे से मुझे भी पैसा मिलेगा। मेरा नाम मयंक सिंह, मैं ग्राम पिलखिनी निवासी, पोस्ट लोस्ता, जिला वाराणसी का रहने वाला हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरा बगीचा है और इसमें आपको 2-3 प्रजाति की आम मिलेगी, जैसे बनारसी लंगड़ा, दूधिया, चौसा और दशहरी। लेकिन इसमें मेजोरिटी या बहुलता आम ये बनारसी लंगड़ा है। आप देख सकते हैं ये बनारसी लंगड़ा है, और इस साल हम लोगों ने भी इसकी जीआई टैगिंग हो चुकी है, और हम लोग इसके ऑथराइज्ड यूज़र बनने के लिए हम लोगों ने अप्लाई किया है, जिससे हमारे जो भी आम है उसका उचित मूल्य हमें मिलेगा। ऐसे आम का जो भी जाता है व्यापारी से दूसरे हाथ, तीसरे हाथ, लेकिन इसमें क्या होगा कि जीआई टैगिंग होने से, हमारा ऑथराइज यूज़र होने से हमें जो है उचित मूल्य मिलेगा, प्लस ये हम बनारसी लंगड़ा को देश विदेशों में हम पहुंचाएंगे, जिससे हमारे भारत का नाम भी रोशन होगा और कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो कम जागरूकता के चलते जीआई टैगिंग होने के बावजूद हम लोग अभी ऑथराइज्ड यूज़र नहीं बने थे। लंगड़ा का, बनारसी लंगड़ा का जीआई टैगिंग हो चुका है और हम लोगों ने ऑथराइज्ड यूज़र होने के लिए अप्लाई कर दिया है, और जल्द से जल्द ये प्रक्रिया पूरी हो जाने की उम्मीद है। ये बगीचा वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे है, शहर से। इसमें जो आम हैं वो बनारस को रिप्रेजेंट करते हैं। बनारसी लंगड़ा जो प्रसिद्ध है इतना, वो यही बगीचा है। भले वो किसी भी रूप में कहीं भी हमको आम दिखाई दे, लेकिन इसी बनारसी लंगड़े, इसी बगीचे से जाकर जगह जगह मिलता है हम लोगों को, चाहे देश हो चाहे विदेश हो। और यहाँ पर इतने लोगों को रोजगार मिला हुआ है इस आम के चलते। और यह आम आम नहीं है, खास है, क्योंकि बनारसी लंगड़ा है। डॉक्टर रिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। और वाराणसी के एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर दूर खरकियाव में मल्टी पैक हाउस का लोकार्पण प्रधानमंत्री ने अपने पिछले वाराणसी दौरे में किया था।
इस समारोह में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे। उन्होंने पैक हाउस में सजे कृषि उत्पाद के स्टॉलों को देखा और इस अवसर पर वाराणसी आए लुलु ग्रुप के फ्रूट एवं वेजिटेबल एक्सपोर्ट डायरेक्टर जुल्फिकार ने डीडी न्यूज से अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि सरकार का प्रयास सराहनीय है। ने कंटेनर को हरी झंडी दिखाई और लुलु ग्रुप से के डायरेक्टर हैं जो वेजिटेबल और फ्रूट्स के लुलु ग्रुप ही एक्सपोर्ट कर रहा है। ये जो बनारसी लंगड़े आम हैं इनको जुल्फिकार साहब हमारे साथ हैं बात करने के लिए डीडी न्यूज़ से। जुल्फिकार साहब, ये किस तरह की योजना है और आप लोग इसमें कितना फायदा किसानों का देख रहे हैं? आई एम हियर टुडे टू फुलफिल आवर चेयरमैन मिस्टर यूसुफ अली's commitment towards Yogi ji for promoting UP agriculture products. So we Lulu Group are exporting mangoes by air and by sea from today to the GCC countries. और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। सोमवार को उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में अरहर बिकवाली के लिए पहुंची। भाव पर नजर डालें तो 26 जून को राजकोट और धोराजी मंडी में अरहर के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं मैनपुरी मंडी में भाव नरम रहे, जबकि इटावा और गाजियाबाद मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग्वाक नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 24 जून को अरहर का भाव था 8,550 रुपए। 26 जून को इसके भाव में 350 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 8,900 रुपए पर। राज्य की ही धोराजी मंडी में इस दौरान अरहर के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 24 जून को अरहर का भाव रहा 8,780 रुपए। 26 जून को के सौदे 400 रुपए उछलकर 9,180 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की इटावा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरहर के भाव स्थिर रहे। यहां 24 और 26 जून को अरहर 8,400 रुपए पर बिकी। इसी तरह गाजियाबाद मंडी में 24 जून को अरहर का भाव था 8,200 रुपए। 26 जून को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 8,200 रुपए पर बरकरार रहा। मैनपुरी मंडी में अरहर के भाव की बात करें तो यहाँ 24 जून को अरहर का भाव रहा 6,860 रुपए। 26 जून को इसके भाव 15 रुपए लुढ़क कर 6,845 रुपए पर हुए। बात अरहर की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 34,30,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरहर की उपज 42,20,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में 7,90,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि भारत से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 के लिए अप्रैल महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 88,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2022-23 में अप्रैल महीने के दौरान दलहन का कुल निर्यात 44,332 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में अब तक 43,923 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव में तेजी देखने को मिली। सिद्धपुर, राजकोट, काला पीपल और गंगापुर सिटी मंडी में सरसों के सौदे मजबूती के साथ हुए। बात आवक की करें तो 26 जून को उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात सहित दूसरी कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक सामान्य देखने को मिली। एग्वाक नेट के मुताबिक गुजरात की सिद्धपुर मंडी में 24 जून को सरसों का भाव था 4,512 रुपए। 26 जून को इसके भाव में 178 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 4,690 रुपए पर। इसी तरह राज्य की ही राजकोट मंडी में सरसों के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 24 जून को सरसों का भाव रहा 4,500 रुपए। 26 जून को इसके सौदे 125 रुपए उछलकर 4,625 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 24 जून को सरसों का भाव था 4,765 रुपए। 26 जून को इसके भाव में 150 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 4,915 रुपए। राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में उठाव देखने को मिला।
यहाँ 24 जून को सरसों का भाव था 4,966 रुपए। 26 जून को इसके भाव 13 रुपए चढ़कर 4,979 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की मंडियों में सरसों के भाव की बात करें तो यहाँ इलाहाबाद मंडी में सप्ताह के पहले दिन सोमवार को सरसों का भाव रहा 5,450 रुपए। गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 5,450 रुपए। लखनऊ मंडी में सरसों 5,520 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही सीतापुर मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे 5,460 रुपए पर हुए। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409,96,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20,38,000 टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379,63,000 टन रही थी। वहीं बात सरसों की करे तो इस साल देश में रिकॉर्ड सरसों की पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान 124,94,000 टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 119,63,000 टन रही थी। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। ओडिशा में धान की कटाई करें। धान के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान मूंग की कटाई कर सकते हैं। यहाँ मूंगफली की खुदाई कर ले, साथ ही मक्के की कटाई करें। इस समय टमाटर के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा बैंगन के खेत में सिंचाई करते रहें। किसान खीरे के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। इसी तरह भिंडी में भी जरूरत के अनुसार नमी बनाकर रखें। वहाँ हल्दी की बुआई कर सकते हैं। अभी अदरक की बुआई करने का समय उपयुक्त है। इसके साथ ही किसान लौकी के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। पश्चिम बंगाल में धान की नर्सरी तैयार करें। अभी धान में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। यही सोयाबीन की बुआई कर सकते हैं। इस समय सोयाबीन में जरूरी उर्वरक डालें। किसान अदरक की रुपाई कर ले, वहाँ मक्के की कटाई कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में मूंगफली में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में मूंगफली में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। पश्चिम बंगाल में टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का प्रयोग करें।
रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो आज किसान समाचार में बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।